लेकिन जो आपने पूछा है, सच में मैंने 1 मिनट का भी वहाँ पे थॉट नहीं दिया है। ना ही मैंने पढ़ा है कि नसीर साहब ने क्या कहा है, बाय द वे, ना ही मैंने सुना है या पढ़ा है। तो इसमें अगर चर्चा हो रहा है, आई जेन्युइनली एम नॉट अवेयर। वैसे जो कहा एक बार बता देता हूँ जी, लेकिन मुझे आप रिएक्शन नहीं पाओगे अभी, क्योंकि मैं सोच के 10-15 दिन बाद आपको रिएक्शन दूंगा। चलिए एक और अटेम्प्ट में दूसरे ढंग से करता हूँ क्योंकि मैं सवाल पूछूँ। हाँ, तो ये तो हम करेंगे ना, अलग से करते हैं ना, क्यों नहीं? आज की बात नहीं, किसी और दिन हम खुशी से करेंगे। आज आप शो के बारे में कर लीजिए। मैं फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं सवाल को टाल नहीं रहा हूँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय चाहिए होगा। मैं कह रहा हूँ किरदार फिर भी आप पूछने वाले हो। नहीं, अब मैं शो के अंदर जा रहा हूँ जी। तो जब एक किरदार आपने जिया है और पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है जी, तो राहुल बोस क्या सोचते हैं इस विषय को और कैसे देखते हैं? दो जवाब हैं। कि किस तरह का बदलाव था जो हम बॉलीवुड पिछड़ रहा था, लोग बहुत सारी बातें हो रही थी, ये सोशल मीडिया के आने से बाइकॉट ट्रेंड भी शुरू हुआ, एक्टर के बाइकॉट का ट्रेंड शुरू हुआ। अगर इसको आप मुझे समझाते जाते आते। चलिए हमसे बात करें। नहीं, इसका भी बहुत लंबा और बहुत गहरा जवाब है सच में, लेकिन आज नहीं। इसका भी जवाब है, लेकिन इतने हिंदी में न्यूएंसेस क्या कहते हैं, जो शेड्स हैं, एक छोटे से जवाब में ये शेड्स नहीं मिलते हैं। अगर एक्चुअली जो मुझे करना चाहिए, जो सबको करना चाहिए, कि एक लिखना चाहिए ताकि लोग कहीं पे एस्केप ना करें कि मैं क्या कह रहा हूँ, किस शेड के बारे में क्या कह रहा हूँ। लेकिन बहुत दिलचस्प सवाल आपने पूछा, सामाजिक रूप से ये बहुत दिलचस्प सवाल है। मतलब एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, एथलीट, न जाने क्या क्या आपके साथ चीज़ें। The list goes on and on, sir. सबसे पहले तो ये क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी आपको, आपने तुरंत हाँ कहा? पहले तो मैंने तुरंत हाँ नहीं कहा इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मिर्ज़ा हाकिम जैसा कोई शख्स था। आपको पता था? मेरे को भी नहीं पता था। मैं रिश्ता भाई है ना, सौतेला भाई है सौतेला भाई, हाँ। अकबर का। तो मैंने कहा कि ज़रूर एक बहुत छोटा मोटा रोल होगा, क्योंकि मैंने तो इतिहास के पन्ने में या स्कूल में कभी मैंने पढ़ा नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप क्यों ना आप एपिसोड्स पढ़ें, फिर आप बताइए। बुलबुल में तो मेरे तो ब्लैक ही शेड्स थे, रेपिस्ट एंड वाइफ बीटर, वो तो ब्लैक ही हो गया। दिल धड़कने दो में ग्रे ही था, ग्रे टू डार्क ग्रे। विश्वरूपम में आई वाज प्लेइंग एन अल-कायदा टेररिस्ट, ब्लैक के ज़्यादा कोई गहरा रंग है तो वो उसके बारे में आप सोचिए। तो नहीं, तो ये, बट हाँ, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ इनसिक्योरिटी एंड जेलसी, ये शायद मैंने पहली बार प्ले किया है। एंड सबसे क्रूड, सबसे क्रूअल, सबसे बारबैरिक लोग होते हैं जो इनसिक्योर और जेलसी फील करते हैं। एक बयान नसीर साहब का है जिसमें वो कहते हैं अकबर सिर्फ लूटने नहीं आए थे या मुगल लूटने नहीं आए थे। अब उनका जब महिमा मंडन होता है इस समय, इस तरह की सीरीज से, आपने कहा कि जिन्होंने बनाया है उनका नज़रिया ये था जो देखेंगे हम। आपका नज़रिया क्या है? आप कैसे देखते हैं मुगल्स को, या जितने मुस्लिम्स आए थे यहाँ पे भारत में, और ये जो चर्चा चल पड़ी है इनके बयान के बाद, शाह के बयान के बाद, नसीर साहब के बयान के बाद, क्या? सच में मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है, मैं सच कहूँगा, मैंने इसके बारे में इतना सोचा नहीं है। इसलिए मैं आपके सामने बिना सोचे मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा। मैं जवाब को टाल नहीं रहा हूँ, मैं सवाल को टाल नहीं रहा हूँ, ये हकीकत है। नमस्कार, मैं हूँ राहुल बोस और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। नमस्कार, मैं हूँ हर्षल शाह और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल आपसे हर्षिल जी, कैसे आए प्रोजेक्ट और आपके किरदार के बारे में बताइए, तैयारी के बारे में बताइए, क्योंकि अलग कहानी है, एपिक कहानी है। जी। तो ये किरदार एक्चुअली मुझे वैभव विशान जी के ऑफिस से आया, जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, और उनके थ्रू मुझे ये किरदार मिला। इस किरदार के प्रेपरेशन के बारे में अगर मुझे कुछ बताना पड़ेगा तो मैं सच बोलूँगा कि हाँ, प्रेपरेशन थोड़ी बहुत की थी मैंने उर्दू सीखी, मैंने घुड़सवारी सीखी, तलवारबाजी सीखी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेपरेशन मैंने इस बात की कि मैं
एज एन एक्टर जस्ट प्रिपेयर्ड रहूँ कि मुझे एक इतने बड़े शो और इतने बड़े स्टार कास्ट का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। तो मेंटल प्रेपरेशन थी मेरी ज़्यादा। मैंने बस इन सारी चीज़ों पे फोकस किया और मैं सेट पे गया, और आई होप आप जब देखोगे शो तो आपको अच्छा लगेगा जो काम मैंने किया है। राहुल जी, आपके साथ तो काफ़ी कुछ जुड़े, बहुत सारे सवाल हैं लेकिन समय कम है, तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कौन सा सवाल पहले पूछूँ। मतलब एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, एथलीट, न जाने क्या क्या आपके साथ चीज़ें जुड़ी। The list goes on and on, sir. हाँ। सबसे पहले तो ये क्या चीज़ बहुत अच्छी लगी आपको, आपने तुरंत हाँ कहा? पहले तो मैंने तुरंत हाँ नहीं कहा इस प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मिर्ज़ा हाकिम जैसा कोई शख्स था। आपको पता था? मेरे को भी नहीं पता था। मैं रिश्ता भाई है ना, सौतेला भाई है सौतेला भाई, हाँ। अकबर का। तो मैंने कहा कि ज़रूर एक बहुत छोटा मोटा रोल होगा, क्योंकि मैंने तो इतिहास के पन्ने में या स्कूल में कभी मैंने पढ़ा नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि आप क्यों ना आप एपिसोड्स पढ़ें, फिर आप बताइए। और फिर मुझे दो चीज़ मुझे लगा कि एक, जिन्होंने लिखा है वो ब्रिटिश है, उनका मुग़ल सल्तनत देखने का जो नज़रिया है वो थोड़ा सा अलग है। सलीम के बारे में, अकबर के बारे में, अनारकली के बारे में, मिर्ज़ा हाकिम के बारे में छोड़ ही दीजिए, इनके बारे में भी जो हम इस सीरीज़ के द्वारा देखेंगे शायद कभी हमने पहले देखा नहीं है। और इसमें मिर्ज़ा हाकिम का जो किरदार है, इट्स नॉट अ साइड कैरेक्टर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। वो अकबर का सौतेला भाई है और राइवल भी है। वो चाहता है कि किसी भी तरीके से उसे गद्दा मिले, थ्रोन मिले। तो फिर पढ़ने के बाद मैंने कहा कि ओके, दिस इज़ अ कैरेक्टर दैट हैज़ मीट टू इट। और जो मोटिवेशंस मिर्ज़ा हाकिम के थे, जेलसी, इनसिक्योरिटी, थर्स्ट फॉर पावर, कुछ भी करने के लिए वो तैयार है सत्य में आने के लिए। तो वो अपने आप को ऐसा बनाता है जिस तरीके उसे लगता है कि ये मेरा बेस्ट चांस है पावर में आने के लिए। अभी भी लोग करते हैं। असलियत जो है और वो क्या अपने आप को बनाते हैं, जो ढोंग करते हैं जस्ट टू गेट पावर, वो मिर्ज़ा हाकिम है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये बंदा कुछ भी कहेगा। अगर तुम कहोगे कि तुम खुदा में विश्वास करते हो, मैं कहूँगा कि मैं नास्तिक हूँ, जस्ट टू गेट टू पावर। इस तरीके से वो आदमी है। और दुख की बात यह है कि मेरे जो बेटे हैं वो मुझसे बेहतरीन हैं, कहीं ज़्यादा उनमें गुण हैं मुझसे, लेकिन बेटा कभी बाप को चुनता नहीं है। हम अपने माँ बाप को चुनते नहीं हैं। तो दोनों बेटे फंस गए हैं एक जहरीले बाप के साथ। और ये जो एक द्वंद्व है बाप और बेटे के बीच में, वो ज़्यादा इसके बारे में कुछ लिखाई में नहीं है, लेकिन प्लेइंग में है कि बाप जो कहता है बेटे को करना ही पड़ता है। और एक समय आता है जब इसका जो किरदार है वो नहीं करता है, कुछ और करता है। फिर भी बाप को खुश रखने के लिए फिर भी वो एक रास्ता वो निकालता है, जहाँ से उसका जो चरित्र है वो हमें पता चलता है थोड़ा बहुत। सो आई थिंक दैट इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये जो मैंने कहा है इतना इम्पोर्टेंस नहीं है सीरीज़ में, लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि रिश्ता बनाने में और मुझे हाँ कहने में क्या फैक्टर्स थे। आपने बहुत अच्छे से समझाया, तो ये बहुत ज़रूरी है सुनना लोगों के। ये देखिए, आपका 30-35 साल का करियर हुआ, ये पहली बार है किसी ने ग्रे शेड्स कैरेक्टर आपको दिया? नहीं, बुलबुल में तो मेरे तो ब्लैक ही शेड्स थे। रेपिस्ट एंड वाइफ बीटर, वो तो ब्लैक ही हो गया। दिल धड़कने दो में ग्रे ही था, ग्रे टू डार्क ग्रे। विश्वरूपम में आई वाज प्लेइंग एन अल-कायदा टेररिस्ट। ब्लैक के ज़्यादा कोई गहरा रंग है तो वो उसके बारे में आप सोचिए। तो नहीं, तो ये बट हाँ, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ इनसिक्योरिटी एंड जेलसी, ये शायद मैंने पहली बार प्ले किया है। एंड सबसे क्रूड, सबसे क्रूअल, सबसे बारबैरिक लोग होते हैं जो इनसिक्योर और जेलसी फील करते हैं।
उसके बाद उनमें जो वायलेंस है, आप देखोगे द ग्रेटेस्ट वायलेंस अगेंस्ट women is done by men who are insecure and who fear women. They're the greatest violence. सिर्फ बलात्कार नहीं, उसके बाद मारना, पीटना, हड्डियाँ तोड़ना, पूरे शरीर को काटना, ये जो क्रूअल्टी है दैट कम्स आउट ऑफ फियर. राहुल, मैं आपको हमेशा सिर्फ एक आर्टिस्ट, एक आर्ट मैन के हिसाब से नहीं देखता हूँ. मैं ये सोचता हूँ आर्ट के हिसाब से आप राष्ट्र का निर्माण करने वाले व्यक्तियों में से एक हैं. जी ऐसा आपको जी आपने जी. तो इस समय जो भारत का माहौल चल रहा है, खासतौर से एक बयान नसीर साहब का है जिसमें वो कहते हैं अकबर सिर्फ लूटने नहीं आए थे या मुगल लूटने नहीं आए थे. अब उनका जब महिमा मंडन होता है इस समय इस तरह की सीरीज से, आपने कहा कि जिन्होंने बनाया है उनका नज़रिया ये था जो देखेंगे हम. आपका नज़रिया क्या है? आप कैसे देखते हैं मुगल्स को, या जितने मुस्लिम्स आए थे यहाँ पे भारत में, और ये जो चर्चा चल पड़ी है इनके बयान के बाद, शाह के बयान के बाद, नसीर साहब के बयान के बाद, क्या? सच में मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है. मैं सच कहूँगा, मैंने इसके बारे में इतना सोचा नहीं है, इसलिए मैं आपके सामने बिना सोचे मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा. मैं जवाब को टाल नहीं रहा हूँ, मैं सवाल को टाल नहीं रहा हूँ. ये हकीकत है. आप मुझसे पूछिएगा कि इंडियन रग्बी फेडरेशन के प्रेसिडेंट बनने के बाद 27 राज्यों में मैंने क्या किया और मैं क्या करने जा रहा हूँ, और हमारे बोर्ड में क्या विश्वास है और हम क्या सिद्धांत उनमें बच्चों में हम डालना चाहते हैं, इसके बारे में मैं बातचीत कर सकता हूँ. क्योंकि पिछले 6 महीनों से मैं सिर्फ इसी बात पे मैं सोच रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, चर्चा हो रहा है, डिस्कशंस, बहस हो रही है, तो इसके बारे में मैं बता सकता हूँ. सच में मेरा जो अटेंशन पिछले 5-6 महीने से रहा है, इट इज़ टू डू विथ ट्राइबल किड्स जो बहुत गरीब हैं, क्योंकि इस खेल में गरीब से गरीब खेलते हैं. अब मेरे जैसे अब कोई रग्बी नहीं खेलता है इंडिया के लिए. हमारे अंडर 18 कैप्टन आदिवासी लड़की है उड़ीसा से. हमारे अंडर 20 कैप्टन, शी इज़ द डॉटर ऑफ लेबरर्स इन अ टी गार्डन इन सरस्वतीपुर ऑन द बॉर्डर ऑफ बंगाल एंड सिक्किम. हमारे बिहार के कैप्टन भी बहुत गरीब हैं. तो इन बातों में अगर आप बात करें तो सामाजिक तौर से या एज ए नेशनल फेडरेशन या इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, इसके बारे में मैं बहुत बात कर सकता हूँ. लेकिन जो आपने पूछा है, सच में मैंने 1 मिनट का भी वहाँ पे थॉट नहीं दिया है. ना ही मैंने पढ़ा है कि नसीर साहब ने क्या कहा है, बाय द वे. ना ही मैंने सुना है या पढ़ा है. तो इसमें अगर चर्चा हो रहा है, आई जेन्युइनली एम नॉट अवेयर. वैसे जो कहा एक बार बता देता हूँ जी, लेकिन मुझे आप रिएक्शन नहीं पाओगे अभी, क्योंकि मैं सोच के 10-15 दिन बाद आपको रिएक्शन दूंगा. चलिए एक और अटेम्प्ट में दूसरे ढंग से करता हूँ क्योंकि मैं सवाल पूछूँ. हाँ, तो ये तो हम करेंगे ना, अलग से करते हैं ना, क्यों नहीं. आज की बात नहीं, किसी और दिन हम खुशी से करेंगे. आज आप शो के बारे में कर लीजिए. मैं कह रहा हूँ, मैं सवाल को टाल नहीं रहा हूँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय चाहिए होगा. हाँ, मैं कह रहा हूँ किरदार फिर भी आप पूछने वाले हो. नहीं, अब मैं शो के अंदर जा रहा हूँ. जी. तो जब एक किरदार आपने जिया है और पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी है जी, तो राहुल बोस क्या सोचते हैं इस विषय को और कैसे देखते हैं? दो जवाब हैं. एक एज एन एक्टर एंड अ कंट्रीब्यूटर टू द सीरीज़, मैं सिर्फ देखता हूँ कि क्या जिन्होंने लिखा है, क्या हमने उसको ईमानदारी से, कामयाबी से बनाया है. पन्ने से उठाकर हम जो स्क्रीन पे दिखाने वाले हैं, उसमें कितना लॉस है, ट्रांसमिशन में कितना लॉस है. 100% का 100% है कि 50% बन गया है. तो इससे मुझे बहुत चिढ़ होता है, दुख होता है, गुस्सा होता है जब ये नहीं होता है. मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई फिल्में हैं जहाँ पे फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, 13 फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किए हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स ने बहुत बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखा है, और जब बना रहे हैं तो कॉर्नर्स काट रहे हैं, कुछ शॉर्टकट्स ले रहे हैं. तो मैंने शूटिंग को थाम के मैंने कहा कि तुमने मुझे क्या दिखाया, मुझसे क्या, मैंने पढ़ा क्या, और आप क्या बना रहे हैं. ये आप कैसे कर सकते हैं, ये मत कीजिए. मेरे स्टारडम के लिए नहीं, क्योंकि आपने ये लिखा है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप ये बनाओ, और इस बनाने के लिए मैं खून बहा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप पैसे न मत दीजिए, लेकिन इस पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए.
तो पहले तो ये ताज को मैंने अभी तक देखा नहीं है, आज हम देखेंगे। तो उसके बाद अगर आप ये पूछेंगे मुझसे कि पन्ने से स्क्रीन तक आपको कैसा लगा, मैं आपको साफ जवाब दे दूंगा। एक तो ये, और दूसरा ये है कि जो सोशियो पॉलिटिकल नज़रिया है इस पूरे विषय पे, वो सोशियो पॉलिटिकल नज़रिया जो लिखा है उसमें व्यंग्य है, उसमें वायलेंस है, उसमें थोड़ा सा पॉलिटिक्स है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा राजनीति है उसमें सत्य के लिए। ये जो पावर इंट्रीग है, जो जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, क्या ये निकल रहा है कि नहीं? बाकी पन्ने में ये जो इंट्रीग अंग्रेज़ी में कहते हैं, हैज़ दैट कम आउट? ये भी मुझे भी जिज्ञासा है कि क्या ये निकल आया है कि नहीं, या फिर थोड़ा सा ग्लैमर, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो करके बन गया है। मुझे लग रहा है जो नीयत थी शूटिंग के समय वो सही था कि हम ऐसा बनाएंगे। अब क्या हुआ है मुझे पता नहीं। हर्षित, ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको जो आपके बगल में बैठे हैं वो उनको इंडियन आर्ट हाउस सिनेमा का सुपरस्टार कहा गया है कि नसीर साहब हैं। और सब लोग, मतलब मैं देख रहा था जो भी सीनियर एक्टर्स हैं, बहुत बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, उनके साथ आपको परफॉर्म करने का मौका मिला। क्या कुछ सीखा, क्या अनुभव है आपके पास जो अपने दर्शकों को आप सुनाना चाहते हैं? वो किससे आप सुनाइए और कहिए। सर, आप सही कह रहे हो कि वाकई में मेरा बहुत बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ और मैंने इस शो पे नसीर साहब के साथ, राहुल सर के साथ काम किया है। और बाकी बहुत सारे दिग्गज हैं हमारे कास्ट में, जैसे जरीना जी है, संध्या जी है, अदिति है। सो इट्स अ वेरी बिग स्टार कास्ट। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अनुभव मेरा ऑफ कोर्स बहुत बेहतरीन रहा। और सीखने को मुझे सबसे ज़्यादा जो एक ट्रेट मुझे हर बड़े एक्टर में दिखी वो थी पेशेंस, सब्र, और सब्र और काम को लेके शुक्र, जो ग्रैटिट्यूड कहते हैं। चाहे वो हर एक सीन से पहले प्रेपरेशन करने की बात आए, या फिर जो काम है उसके प्रति ग्रैटिट्यूड, जो शुक्र दिखाते थे। हर एक्टर इतनी एक्साइटमेंट लेके रोज़ आता था सेट पे, चाहे वो मेरे जैसे, जो मैं तो ऑलमोस्ट यंगेस्ट एक्टर था सेट पे, पर मेरे से जो यंग एक्टर्स मेरे आसपास थे, जो सीनियर एक्टर्स थे, इतना ग्रैटिट्यूड, इतना एक्साइटमेंट काम को लेकर, जिन्होंने 30 साल से हिंदी सिनेमा में। कुछ कहने वाला हूँ, देखो हम करते क्यों हैं ये सब? ताकि आपके पास, आपके सामने हम सच्चाई लाएं, जितना भी हम कोशिश कर सकते हैं। आपको पता है सच नहीं है, हमें भी पता है ये सच नहीं है, लेकिन कुछ क्षण के लिए, कुछ लम्हों के लिए हम दोनों इसी में मिल जाएं, ऐसा प्रयास है हमारा। तो जब एक एक्टर आता है, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो 40 साल का हो, और अपने कमरे में आता है, कहते हैं कि आज ये सीन है, मैं आपका बेटा प्ले कर रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है? मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं करूँ इस वक्त, और जब हम ये सीन की इस पोर्शन में है तो मैं सोच रहा हूँ कि हम ये करें। किसको अच्छा नहीं लगेगा कि कोई एक्टर आ रहा है इस सीन को बेहतरीन बनाने के लिए? इस सीन जैसे लिखा गया है उसको 100% नो लॉस इन ट्रांसमिशन ऐसे हम करके रहें, तो किसको अच्छा नहीं लगेगा? तो हम, कोई ऐसा शख्स है जो कहेगा नहीं मेरे कमरे से निकलो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे? दिलचस्पी की बात यह है कि 1996 में 1996 बॉम्बे बॉयज़ मैं कर रहा था और मैं नसीर के कमरे में गया था। दैट वाज माय सेकंड फिल्म आफ्टर इंग्लिश ऑगस्ट। आपकी पहली फिल्म उन्हीं के साथ थी? नहीं, दूसरी फिल्म। पहली फिल्म इंग्लिश ऑगस्ट थी, विच देव बेनिगल्स। एक मैं गूगल में चेक कर रहा था तो पहली फिल्म जिसमें नसीर साहब थे उसमें भी आपका नाम था। वो मैं था, उसमें मैं हुई नहीं। विकिपीडिया ने मुझे फिल्म दे दी है। वो मेरा डेब्यू फिल्म इट्स इंस्पेक्टर समथिंग, कुछ मर्डर फिल्म है, उसमें नसीर है, मैं नहीं हूँ। पता नहीं वो कौन था जो वो लग रहा है कि मैं हूँ, मैं उसमें नहीं हूँ। और मैंने भी कहा कि मैंने क्या नींद में कुछ किया होगा, शायद ड्रग्स लेके कुछ किया होगा एक फिल्म। असिस्टेंट रहे होंगे आप। तो आज से 25 साल पहले, 25 क्या 27 साल पहले मैं गया था नसीर के कमरे में। 27 साल बाद ये आता है हमारे कमरे में, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है।
उस वक्त ना ही नसीर ने मुझे कमरे से निकाला और इस वक्त ना ही मैंने हर्षल से कमरे से निकाला. क्यों करेंगे हम? बिकॉज दिस इज़ वॉट वी लिव फॉर. सो आई थिंक द बॉय, एंड आई इंटरप्टेड यू, सो यू नो ऑफकोर्स दिखने में सुंदर है, ही लुक्स लाइक अ लीडिंग मैन, लाइक अ हीरो, यू नो, एंड ही इज़ गॉट टैलेंट. तो अब गुड लुक्स एंड टैलेंट के साथ अगर आपके पास ये जुनून हो कि मैं जितना भी करूं मैं नेकी से करूं एंड ट्राई एंड डू माई बेस्ट, फिर सिर्फ एक चौथा रिक्वायरमेंट है, वो है मेहनत, वो है परिश्रम. बहुत परिश्रम करना है, चाहे आप सचिन तेंदुलकर हो या चाहे आप नसीरुद्दीन शाह हो. परिश्रम से आप भाग नहीं सकते हो अगर आपको लॉन्ग करियर चाहिए तो ये जो लास्ट है वो देखा जाएगा. मैंने हर्षल से कहा कि जस्ट वर्क लाइक अ डॉग, वर्क हार्ड, नेवर स्टॉप वर्किंग हार्ड, whenever you do something do your best. बाकी है ना उसके पास. So anyway, क्या बात. देखिए आप देख रहे हो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, अब मैं कितना लकी हूँ. you want it. आपकी अपनी तैयारी उस किरदार के लिए, अगर कोई ऐसी बात जो अभी तक रह गई है और आप शेयर, ये मज़ेदार भी होगा दर्शकों के साथ शेयर, क्योंकि कल से देखेंगे वो शो, परसों से शो देखेंगे. एक बहुत ट्रैजिक, हालांकि ये बहुत ईवल कैरेक्टर है, एक बहुत ट्रैजिक क्षण होता है इस किरदार के कैरेक्टर में. देखो, ईवल हो सकता है कोई किरदार, लेकिन अपने बच्चों के साथ बहुत बेहतरीन बाप भी हो सकता है. राइट? ही कैन बी अ ब्यूटीफुल फादर. देयर इज नॉट एन ईवल फादर. ही कैन बी एन ईवल एम्परर बट अ ब्यूटीफुल फादर. लेकिन तो एक मौका पे एक क्षण बहुत ट्रैजिक होता है और उसको करने के लिए करियर में काफ़ी बार हमने अपने भाई को मारे हैं, अपने रिश्तेदार को मार दिया है, हमने बाप को मार दिया है ताकि आंसू निकले. तो इस वक्त इस क्षण में मैं सोच रहा था कि ऐसा क्या हो सकता है मेरी ज़िंदगी में टू गिव दिस रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ कंप्लीट हॉरर, कि इससे बुरा मेरे साथ हो ही नहीं सकता. और उस रिएक्शन को लाने के लिए अपने ज़िंदगी में ऐसा तो हुआ नहीं है. अगर होता तो मैं अभी ड्रग एडिक्ट बन जाता या मैं कहीं पे मरा हुआ पड़ता था. तो मैं सोच रहा था कि व्हाट इज़ सो बैड, हाउ कैन आई मेक दिस इमोशन कम आउट. तो फिर इमेजिनेशन के साथ एक बहुत पेनफुल हॉरिबल मोमेंट इमेजिन करना पड़ता था टू गेट टू दिस पॉइंट. और मैं सोच रहा था उस वक्त कि किसी को पता नहीं है कि हम कहाँ पहुँचते हैं आपको सत्य लाने के लिए. हम पूरे पृथ्वी, हमारे जो दिल में है, दिल की पृथ्वी में हम घूम के एक गहरे अंधेरे कोने से निकाल के आपके सामने ये सिर्फ ये प्रकट करने के लिए. That's beautifully said. Just to add to that, मैं एक बात कहना चाहूँगा सर. एक्चुअली मेरी नसीर साहब के साथ बातचीत चल रही थी एक बार, और सर ने जैसे राहुल सर ने अभी कहा, नसीर सर ने कहा था कि एक एक्टर के अंदर एक्टर बनना आसान काम तो है नहीं, बट एक एक्टर ने एक बहुत ही कलरफुल ज़िंदगी जी हुई होती है जहाँ पे सारे शेड्स और सारे रंग एक एक्टर देख चुका होता है. और एक अनुभव ऐसा होता है एक एक्टर की ज़िंदगी में जो उस अनुभव में गुस्सा भी है, उस अनुभव में नफ़रत भी है, उस अनुभव में प्यार भी है, उस अनुभव में चिढ़ भी है. तो सर ने कहा कि ऐसे जो अनुभव होते हैं ना हमारे, हमें वो प्रिजर्व करने चाहिए और उन कॉम्प्लेक्स मोमेंट्स को हमें एक डायरी में कैद करके बंद करके अपने पास रखना चाहिए. क्योंकि अगर हम वो मोमेंट रीविज़िट करते गए तो उस मोमेंट की जो अहमियत है वो कम हो जाएगी. तो एक वो भी होता है कि एक एक्टर इमोशनली डिसेंसिटाइज हो जाता है कुछ मोमेंट से. जैसे डॉक्टर जो बार बार लोगों की जान बचाने में सर्जरी करने के वक्त उनका सेम प्रोसीजर होता है जो वो बार बार फॉलो करते हैं. तो एक्टर के लिए वो इमोशन सेम होता है एक डॉक्टर की तरह. तो वो एक्चुअली मुझे नसीर सर ने सिखाया था और आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट विद यू सर. ऑन दैट नोट, आप देख रहे हैं द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट नवभारत टाइम्स. आपने अपने आप खत्म कर दिया. हर्षल शाह, राहुल बोस. मैं अंतिम सवाल नहीं पूछूं. पूछिए. अंतिम सवाल ये था, मैं समझना चाह रहा था, ये बॉलीवुड का वो दशक था जहाँ पे 20 और 22 जब एक नया दशक शुरू हो रहा है और एक दशक का अंत हो रहा है, तब
बॉलीवुड की कुछ फिल्में नहीं चली। ऐसा तब भी हुआ था जब टीवी आया था। कंटेंट बदलता है, चीज़ें बदलती हैं। मैं आपको नॉर्मल फिल्म मेकर आर्टिस्ट नहीं समझता हूँ, तो मैं आपसे समझना भी चाहता हूँ कि किस तरह का बदलाव था। जो हम बॉलीवुड पिछड़ रहा था, लोग बहुत सारी बातें हो रही थी, ये सोशल मीडिया के आने से बाइकआउट ट्रेंड भी शुरू हुआ, एक्टर के बाइकआउट का ट्रेंड शुरू हुआ। अगर इसको आप मुझे समझाते जाते जाते चलिए हमसे बात करने नहीं, इसका भी बहुत लंबा और बहुत गहरा जवाब है सच में, लेकिन आज नहीं। इसका भी जवाब है, लेकिन इतने हिंदी में न्यूएंसेस क्या कहते हैं, जो शेड्स हैं, एक छोटे से जवाब में ये शेड्स नहीं मिलते हैं। अगर एक्चुअली जो मुझे करना चाहिए, जो सबको करना चाहिए कि एक लिखना चाहिए, ताकि लोग कहीं पे एस्केप ना करें कि मैं क्या कह रहा हूँ, किस शेड के बारे में क्या कह रहा हूँ। लेकिन बहुत दिलचस्प सवाल आपने पूछा, सामाजिक रूप से ये बहुत दिलचस्प सवाल है। आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपसे बात करके हमेशा बहुत सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।